तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बतौर तहरीक इंसाफ के सरबराह भारत और अमरीकी यहूदी लॉबी से गैर कानूनी तौर पर फंडिंग लेने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि ये कौमी सलामती का मामला है, लेकिन हमारे इदारे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे। उनका कहना था कि पाकिस्तानी तारीख के इस धमाकाखेज स्कैंडल में वसी पैमाने पर माली करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा सबसे हसास मामला PTI को पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन ममालिक से गैर कानूनी तरीके से फंडिंग मिलने का है, खुसूसन जबकि सब जानते हैं कि बैन अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट फंडिंग के जरिए से सियासी जमातों पर असरअंदाज होती है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर के जियो TV को खुसूसी इंटरव्यू में कहना था कि अगर फॉरेन फंडिंग केस साबित हो गया तो पार्टी के मामलात मैनेज करने वाले तमाम पार्टी अहदेदार खुसूसन इमरान खान कटहरे में आएंगे और उन पर सियासी जमात का ओहदा रखने पर ताहयात पाबंदी आयद हो जाएगी। जब हमारे पास फंड्स आने शुरू हो गए और बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आना शुरू हो गया तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन शुरू हो गई, पार्टी के मरकजी ऑफिस में बड़ी करप्शन शुरू हो गई। तो मैं काफ़ी अरसे से उनसे इस बहस में था कि ये करप्शन आपने ख़त्म करनी। तो ये मुझे कहते थे कि पार्टी को ग्रो करने दो, और इनके बारे में कहते थे कि ये आइदर दे विल बी रिफॉर्म्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टी। तो ये उनकी एक बड़ी कॉमन फ्रेज होती थी। तो उस पर फिर मैंने मेरे दफ्तर में आके पार्टी के एक बानी रहनुमा हैं कर्नल यूनुस, अभी भी हयात है, वो आए और उन्होंने कोई लैंड रियल एस्टेट की स्कीम वगैरह जिसमें उनके साथ बड़ा धोखा हुआ था, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने किया था, तो उन्होंने वो पूरी दास्तान रखी। फिर वो कंप्लेंट फाइल हुई। फिर फंडिंग के बारे में मैंने उनसे बड़ी बहस और ईमेल्स एक्सचेंज हुई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आप रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमा जो हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी उसमें शामिल था, बनी गाला में जमीन खरीदी, उमर चीमा ने खरीदी, असद कैसर मेरे दफ्तर बैठा होता था कि मैंने 70 लाख रुपए लगा दिए, मुझे अभी तक फर्द नहीं मिली। ये तमाम चीजें जब मेरे सामने आई तो मैं इस पर बड़ा मैंने बरमला इजहार किया और लिख के किया। तो ये तमाम चीजें अब अदालत का हिस्सा भी है कि वहां से हमारे इख्तलाफात शुरू हुए कि मैंने कहा कि देखें, एक तो ये कि ये पार्टी कारोबार बनाने के लिए नहीं है रियल एस्टेट, दूसरा ये जो फंड्स आ रहे हैं ये अवाम की अमानत है, आपने अवाम की अमानत में खयानत नहीं करनी। अगर टैक्स पेयर्स का पैसा, जैसा ये कहते हैं ना कि जी हम तो हमने मरकजी को ओहदा नहीं लिया, इमरान खान उसी तरह अरबों रुपए पाकिस्तानियों के डोनेशंस का अमीन है, उसी तरह जवाबदेह है, तो वो क्यों नहीं जवाब देता। अकबर एस बाबर का कहना था कि PTI ने बरस केस चलने के बाद अब अचानक गैर कानूनी फंडिंग लेने का इल्ज़ाम कबूल करते हुए इसकी जिम्मेदारी अपने 2 एजेंट्स पर डाल दी है, लेकिन सच तो ये है कि ये 2 एजेंट्स 2 अशखास नहीं बल्कि 2 अमरीकी कंपनियां हैं जो कि इमरान खान के अहकामात पर रजिस्टर्ड हुई। अकबर एस बाबर ने बताया कि इन दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी इमरान खान के अहकामात से मुकर्रर हुए और इन दोनों कंपनियों के मरकजी ऑफिस के एड्रेस पर भी PTI का सेंट्रल ऑफिस दर्ज है। उन्होंने कहा कि PTI के वकील शाह खावर ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने तहरीरी तौर पर तस्लीम किया है कि इन 2 कंपनियों को अमरीकी और दीगर गैर मुल्की अशखास और इदारों से तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग हुई। अकबर एस बाबर ने कहा कि इमरान खान के दोस्त और यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन जुल्करनैन अली खान ने मशरक़ वस्ता से करोड़ों रुपए की फंडिंग तस्लीम की है जो हुंडी के जरिए प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में पाकिस्तान मुंतकिल हुई। पार्टी की आदत पर फंड में खुदबुर का इल्जाम आयद करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से की गई फंडिंग की कहीं निशानदही नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि हुंडी के जरिए PTI को ऐसे ममालिक से फंडिंग हुई जिसकी तफसीलात सामने ले आऊं तो भारत में भी सियासी वावेला मच जाए। उन्होंने कहा कि हैरानकुन बात यह है कि PTI को भारत से भी बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई और अमेरिका से आने वाली फंडिंग में कांग्रेस के यहूदी लॉबिस का नुमाया नाम है। 7 अगस्त को अकबर एस बाबर ने आरिफ अलवी को एक ईमेल किया, डियर अलवी, मैं मुत्तफिक हूं कि चेयरमैन फैसला करें और इसकी जिम्मेदारी भी लें। किसी को भी पार्टी के मेगा इवेंट को खराब करने का हक नहीं है, सर गद्दारी है। चेयरमैन के लिए सच्चाई की घड़ी आ गई है कि एक्शन ले। ये अकबर एस बाबर को आरिफ अलवी लिख रहे हैं। गलत और सही क्या है, कारोबारी मफाद को सियासत से लाजमी अलग होना चाहिए, हुकूमत में हो या नहीं हो, यह असूल हर एक के लिए पार्टी में ऊपर से नीचे तक दुरुस्त है। ये सुन ले, ये आरिफ अलवी साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान ने अकबर एस बाबर को 8 अगस्त को क्या ईमेल की है ये भी मैं दिखा रहा हूं। मैंने तुम्हारा अभी नुक्ता नजर सुना है, लेकिन दूसरों का नुक्ता नजर सुनने से तस्वीर का दूसरा खुद रुख नजर आता है। अगर वो बिजनेस पार्टनर है तो इससे पार्टी चलाने में क्या फर्क पड़ता है। अलवी साहब का अपने पॉइंट सुना, इमरान खान साहब का अपने पॉइंट सुन लिया। अब आइए जनाब, 8 अगस्त को इमरान खान ने अकबर एस बाबर को ईमेल भेजी। अकबर एस बाबर ने इमरान खान को, चेयरमैन साहब को, अकबर कब एक शख्स ज्यूरी और सजा देने वाला बन सकता है, ये इमरान खान ने अकबर एस बाबर को ईमेल भेजा है। आपने संगीन इल्जामात इनके खिलाफ लगाए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी और खून पार्टी को दिया है। बराए मेहरबानी इसको इंतहा तक ना ले जाओ जिससे कोर टीम तकसीम हो जाए, अंदरूनी झगड़ा हो। यानी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ये इतना संगीन इल्जाम है, इसको आप इस पे फर्दर आगे मत जाइए। अब आइए, अकबर एस बाबर ने इमरान खान को 9 अगस्त को जवाब दिया, मैं शहादतों की बुनियाद पर नताइज अखज कर रहा हूं। अगर मैं बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा हूं
तो इसकी कीमत देने को तैयार हूं। ये इन्होंने चेयरमैन इमरान खान को लिखा है। टॉप लीडरशिप में बिलखुसूस कोर टीम के कुछ लोग मफादात के टकराव की सूरत हाल में है। ये बिजनेस पार्टनर है। बहुत संगीन इल्जाम है और ये डॉक्यूमेंटेड है। ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि वजीर आजम और आपके अकबर एस बाबर के दरमियान क्या बातचीत हो रही है, उन पैसों के बारे में जो पूरी दुनिया से जमा किए गए थे और यहां भेजा गया था। आइए आगे, हमारे मुखालिफिन हमारी सख्त जांच करेंगे, ये उन्होंने कहा। हमारे घर को दुरुस्त नहीं किया और ये हमारे एहसासे यानी एतबार को तबाह करने का मुतरातिफ होगा। ये उसके बाद जनाब मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर आप घर को दुरुस्त नहीं किया तो पीटीआई का टिकट बड़ी बोली देने वाले को बेच देने जैसा रह जाएगा। बड़ी बात की है। अकबर एस बाबर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन और हाईकोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड पब्लिक करार दिया है, लेकिन इसके बावजूद स्क्रूटनी कमेटी हमें इसका रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रही। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने तस्लीम किया है कि वो पीटीआई के दबाव की वजह से उन्हें रिकॉर्ड नहीं दे रही। जब इलेक्शन कमीशन खुद लिख के कहता है कि जी हम पे बड़ा दबाव है, इसलिए हम ये तमाम दस्तावेज़ात आपके हवाले नहीं कर सकते, आज तक हमें उन्होंने कोई पीटीआई का अकाउंट नहीं दिखाया, 23 में से एक अकाउंट नहीं दिखाया। आज तक हमें बैनुल-अक़वामी उनके 50 चैप्टर्स है, 6 अकाउंट्स वो तस्लीम कर चुके हैं। आज तक उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी अकाउंट जमा नहीं कराया। बैंक स्टेटमेंट्स, मैं बैंक स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अकबर एस बाबर ने कहा कि अगर स्क्रूटनी कमेटी ही मुल्जिम के दबाव में काम कर रही है तो इस केस की आज़ादाना तहकीकात कैसे होंगी। बाबर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हमें आज तक पीटीआई का कोई अकाउंट नहीं दिखाया। ताहम उनका कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस साबित हो गया तो पार्टी के माली मामलात मैनेज करने वाले तमाम ओहदेदार बशमूल इसके चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान कटहरे में आएंगे और ऐसे लोगों पर किसी भी सियासी जमात का ओहदा रखने पर ताहयात पाबंदी लग जाएगी। तमाम जो पार्टी के मेंबरान हैं जो फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं वो कटहरे में आएंगे। तमाम वो लोग जो उनका एहतसाब होगा, क्योंकि उनकी सारी गैर कानूनी जो फाइनेंशियल और उन पर ताहयात पाबंदी लगेगी। अकबर एस बाबर का कहना था कि बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट फंडिंग के जरिए सियासी जमातों पर असरअंदाज होती है, लिहाजा पीटीआई की फॉरेन फंडिंग कौमी सलामती का मामला है, लेकिन आईनी इदारों को अभी तक अपनी कौमी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। ये एक कौमी सलामती का मामला है। जब एक बड़े पैमाने पर किसी पार्टी की फंडिंग की जाती है गैर कानूनी, तो किसी मकसद के लिए की जाती है। ये कौमी सलामती का मामला है कि आपने अभी नताइज देखे ना, अभी क्या नताइज, अमेरिका से वापस आए तो वर्ल्ड कप जीत के आए, कश्मीर पे क्या हुआ, इसके बाद और मामलात हैं। तो ये जो बैनुल-अक़वामी साजिश होती है और जो बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, ये किस तरह से एक सियासी जमातों को मैनिपुलेट करती है, फंडिंग के जरिए करती है ना। फिर आप उनके जवाबदेह हो जाते हैं, फिर आप उनके मरून मिन्नत हो जाते हैं। तो इसी तरह एक सिलसिला चलता है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये कौमी सलामती का भी मामला है। करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, गैर कानूनी अपने जो पहलू हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन इसमें एक कौमी सलामती का मामला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इदारे हैं और हमारे जो आईनी इदारे खासकर, वो इस जिम्मेदारी को अभी तक उसको एहसास नहीं हो सका। बाबर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे कभी केस के सिलसिले में नहीं बुलाया, लेकिन तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हालिया मुलाकात उनकी साख पर सवालात उठाती है और इनको मुतनाज़ बनाती है, क्योंकि इमरान खान के बाद उनके कज़न सैफुल्लाह खान नियाजी ही पार्टी के तमाम अकाउंट्स मैनेज करते हैं। अकबर एस बाबर का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस शख्स से मुलाकात की है जिसकी पार्टी के खिलाफ उनके इदारे में तहकीकात हो रही है, लिहाजा इस मीटिंग का एजेंडा भी वजाहत के साथ पब्लिक किया जाना चाहिए। और ये इमरान खान के बाद ये प्रिंसिपल सिग्नेटरीज हैं, उन सारे अकाउंट, उन सारे तो नहीं लेकिन उन अकाउंट्स के ये फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं और इनका नाम मौजूद है उस लिस्ट में जिसको हमने दिया है कि इसकी इनकी तहकीकात। मैं इनका नाम नहीं लेता था, लेकिन ये खुद अल्लाह की देखिए कि ये खुद ब खुद सामने इस तरह आ रहे हैं। ये कंट्रोवर्शियल बनाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि एक क्लैंडस्टाइन मीटिंग आप उस शख्स से कर रहे हैं जिसकी पार्टी इस वक्त आपके इदारे के तहत उसके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं और अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो वो या तो वो एजेंडा सामने आना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।